हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो? देखो बेटा, आज हम कक्षा 11 का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, समुच्चय यानी सेट्स। ठीक है, तो हम समुच्चय के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में अगर हम कहें, हम अपनी आम भाषा में रोज आप ये वर्ड जरूर सुनते होंगे। कौन सा वर्ड? ये वाला, सेट। ठीक, ये वर्ड आप अपनी आम भाषा में सुनते आए होंगे, लगभग में रोज सुनते हैं हम। जैसे हम ज़्यादातर हमारा मेनली सेंटेंस ये होता है कि अपनी लाइफ सेट करनी है। ठीक है, अपनी लाइफ सेट करनी है, तो हम इस सेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कहने के लिए। अपने सेंटेंस को, वाक्य को पूरा करने के लिए हम ज़्यादातर इस सेंटेंस का, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लेकिन यह आम भाषा की बात है कि भाई हम अपने बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में बात की जाए, कैसे डिफाइन करें इसे, मैथमेटिक्स में कैसे परिभाषित करेंगे कि सेट क्या है, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं। देखो, तो इसमें हमने एक सिंपल सी परिभाषा का जो है इसका एक वाक्य लिखा हुआ है। इस वाक्य को हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, समुच्चय हमारा क्या होता है? विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो हमारा समुच्चय कहलाएगा। तो ये सुपरिभाषित, इस वर्ड पे हमें फोकस रखना है, इस वर्ड पे, सुपरिभाषित संग्रह। अब संग्रह तो आप जानते हो बेटे, संग्रह जब किन्हीं वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रख दें तो वो संग्रह होता है। यानी कि जैसे मैं बहुत सारे व्यक्तियों को इकट्ठा करके एक जगह खड़ा कर दूं तो वो क्या कहलाएगा? एक ग्रुप कहलाएगा, एक संग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो और जैसे जंगली जानवरों को इकट्ठा करके रख दिया जाए तो वो भी एक संग्रह कहलाएगा। या मैं कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करके रख दूं, जैसे कुर्सियों को इकट्ठा करके रख दूं तो वो भी एक संग्रह कहलाएगा। लेकिन इनमें सुपरिभाषित का मतलब क्या है कि सुपरिभाषित कौन सा संग्रह है? देखो, ऐसा संग्रह हो जिसमें अगर मैं कोई वस्तु रखूं तो दूसरे को भी पता हो कि उस संग्रह के अंदर वही वस्तुएं आएंगी। ठीक है, अब इसे देखो, इसे समझेंगे कैसे हम? समझने के लिए हमें जो ना, हमने यहाँ कुछ उदाहरण ले रखे हैं और उन्हें ध्यान से हम पढ़ेंगे, जिससे कि हमारा समुच्चय क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर वो हमें समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, उदाहरण नंबर जैसे 1 है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। अब स्वर का समुच्चय जो होता है ये हमें सबको पता है कि AEIOU होता है। ठीक है, यानी कि ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ये हमारे उस समुच्चय के अंदर आ जाएंगे, यानी उस संग्रह के अंदर आ जाएंगे। अब एक चीज़ आप सोचिए, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सेट है हमारा AEIOU, अगर मैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का सेट बोल रहा हूं, तो अगर मैं किसी और को कहूं ये सेट लिखने के लिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय या स्वरों का संग्रह बताइए कि क्या होगा। ठीक है, कि उनको बताइए कि कौन कौन से होंगे, उनमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से होंगे, तो वे भी क्या करेंगे? वे भी इसी आंसर को देंगे बेटा। ठीक है, तो वे भी इस संग्रह के अंदर इन्हीं को रखेंगे, इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को रखेंगे वो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक सुपरिभाषित है, यानी कि सबको पता है कि इसके अंदर कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैथमेटिक्स की भाषा में क्या बन गया? एक सेट। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। यानी कि ऐसा संग्रह जिसको सभी जानते हो कि भाई उसके अंदर वे वस्तुएं आएंगी। ठीक है, यानी हमें नहीं पता हो, सबको पता होना चाहिए, तभी वो सुपरिभाषित कहलाएंगी या सुस्पष्ट कहलाएंगी। ठीक, तो देखो और भी लेते हैं हम एग्जांपल। सप्ताह के दिनों का समुच्चय, सप्ताह के दिनों में के समुच्चय में हमें सबको पता बेटा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस तरीके से शनिवार तक हमारे सारे दिन आ जाएंगे। ठीक, अब एक बात बताओ, क्या इस चीज़ का मुझे ज्ञान है और को भी तो ज्ञान होगा इस चीज़ का? तो इसका मतलब अगर मैं किसी से कहने लगूँ कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय बनाओ या संग्रह बनाओ, तो वो भी जो है इन 7 दिनों को उसमें रखेंगे। ठीक, वो भी इन्हीं को उसके अंदर, यानी कि सारे वारों को उसके अंदर रखेंगे। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जब सप्ताह के दिनों का समुच्चय बनाने के लिए कहा जा रहा है या संग्रह बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो सभी के सभी एक ही संग्रह को बना रहे हैं। इसका मतलब वो क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह है। और सुपरिभाषित संग्रह का मतलब है कि वो हमारे मैथमेटिक्स की भाषा में क्या है? समुच्चय। ठीक है, तो ये हमारा एक समुच्चय बन गया। और देखिए, स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय, तो स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समुच्चय जो है ये भी हमारा क्या है? एक सुपरिभाषित संग्रह है।
यानी कि अगर मैं स्वतंत्र भारत की बात करूं, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं तो हम उनका क्या कर सकते हैं, एक संग्रह बना सकते हैं। और हमें पता भी है कौन कौन आज़ादी के बाद में कौन कौन प्रधानमंत्री रहा है, तो हम उनका एक संग्रह बना सकते हैं। और मैं औरों से भी कहूँ, यानी किसी और व्यक्ति से कहूँ, किसी और छात्र से कहूँ, तो वो भी समान संग्रह ही बनाएगा, यानी कि उन्हीं व्यक्तियों का संग्रह बनाएगा जिन व्यक्तियों का संग्रह मैं बनाऊंगा, यानी जिन प्रधानमंत्रियों का संग्रह मैं बनाऊंगा उन्हीं का वो बनाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का संग्रह है वो एक समुच्चय है मैथमेटिक्स की भाषा में, क्योंकि वो सुपरिभाषित है। ठीक, अब देखो कुछ ऐसे भी हैं जो सुपरिभाषित नहीं होते। वो किस प्रकार के हैं, यानी कि उन्हें हम समुच्चय नहीं कह सकते मैथमेटिक्स की भाषा में, तो उनके भी एग्जाम्पल कुछ लिखे हुए हैं, तो वो भी देख लो आप। जैसे विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय। बेटे इसको ध्यान से समझना, क्योंकि इससे काफ़ी सारे एग्जाम्पल, काफ़ी सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। तो विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब एक बात सोचिए आप, वर्ल्ड में है, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में बहुत सारे जानवर हैं, कुछ खतरनाक हैं कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारा स्केल क्या है उन्हें नापने का, कि भाई वे खतरनाक हैं या नहीं। हम कैसे डिफाइन करेंगे उन्हें कि वो खतरनाक हैं या नहीं, तो इसका मतलब हम भाई उनको परिभाषित नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, मैं कह लगूँ कुत्ता तो खतरनाक नहीं है, कुत्ता तो सब पालते हैं, कुत्ता तो खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी इंसान का मान लो काट लिया तो वो तो कह देगा एकदम फटाक से कि ये तो खतरनाक कुत्ता है, भाई ये तो जानवर, खतरनाक जानवरों की लिस्ट में आता है। तो इसका मतलब जिसको मैं नहीं रखना चाहता उस संग्रह के अंदर, दूसरा व्यक्ति उस संग्रह के अंदर उसे रख देगा। हमारे संग्रह आपस में मैच नहीं हो रहे, यानी कि वो किसी और का संग्रह बना देगा और मैं खतरनाक जानवरों में किसी और का संग्रह बना दूंगा। तो ऐसे संग्रह को हम कभी भी सुपरिभाषित नहीं कह सकते। अतः यह जो है मैथमेटिक्स की भाषा में एक सेट या एक समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखो भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का समुच्चय। अब भारत के जो टॉप के 5 लेखक हैं, यानी टॉप 5 जो राइटर हैं हमारे, उन्हें कैसे पहचानोगे आप, किस स्केल की सहायता से पहचानोगे कि भाई उन्हें अवार्ड मिल गया, या उनकी जो कीर्तियां हैं या उनके जो लेख हैं उनको पढ़ोगे आप। ठीक, तो मतलब क्या स्केल है, किसी को अच्छे लगेंगे वे लेख, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। तो कोई किसी टॉप को 5 बताएगा, कोई और व्यक्तियों को बता देगा कि भाई कुछ और लेखक आ जाएंगे, और कोई किसी और लेखक को रख देगा उस संग्रह में। इसका मतलब ये जो सर्वश्रेष्ठ का मतलब है कि सर्वश्रेष्ठ में हम किसी को पहचान नहीं कर सकते, हमें जो पसंद आएगा हम उसको संग्रह के अंदर रख देंगे। तो इसका मतलब ये जो लेखकों का समुच्चय है ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अतः ये भी हमारा मैथमेटिक्स की भाषा में एक समुच्चय बिल्कुल नहीं है। ठीक, और देखो जैसे कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राओं का समुच्चय, यह संग्रह। अब कक्षा 11 की बुद्धिमान छात्राएं, अब कक्षा 11 की बात की जाए तो मतलब हम कैसे बताएंगे कि कौन बुद्धिमान है, कौन छात्रा मैथमेटिक्स में होशियार है और दूसरी जो है एसएसटी में होशियार है। ठीक, या अगर कोई और देखा जाए तो वो आर्ट में अच्छी है, आर्ट अच्छी बनाती है, तो हम कैसे बुद्धिमान उन्हें तय करेंगे कि बुद्धिमान छात्रा है वो। ठीक है, तो मतलब हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते। मैं जो मैथमेटिक्स में अच्छी होगी मैं उसे रख दूंगा, ठीक है, संग्रह के अंदर, और कोई जो आर्ट में अच्छी होगी तो वो आर्ट वाली को रख देगा संग्रह के अंदर। इसका मतलब हमारे जो है जो संग्रह बन के आएंगे वो अलग अलग आएंगे, डिफरेंट आएंगे। तो हम इस तरीके के संग्रह को कभी भी सुपरिभाषित नहीं कह सकते। अतः ये भी मैथमेटिक्स की भाषा में कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता, एक समुच्चय नहीं बन सकता। तो याद रखना, ऐसे संग्रह जो सुपरिभाषित ना हो, यानी कि हम अगर उसमें कुछ वस्तुएं रखते हैं और दूसरा भी वही वस्तुएं रखें तो वो सुपरिभाषित कहलाएगा। अगर हम जानते हैं कि भाई हम कुछ और रख रहे हैं और दूसरा कुछ और रख रहा है, इसका मतलब वो चीज़ सुपरिभाषित नहीं होती, अतः वो समुच्चय नहीं कहलाती। तो आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, अपनी बुक में है एग्जाम्पल, सब पे आप ट्राई कर सकते हो कि कौन सा समुच्चय होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है बेटा, ये हमारी थोड़ा सा समुच्चय की बात थी। अब जो हम समुच्चय की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मेनली हमारा जो है एक चीज़ हमें जाननी है, जैसे संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय के बारे में। अब जो हमारे नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, उनको एक समुच्चय के अंदर रखा गया है, यानी उनके सेट बनाए गए हैं। अब कुछ सेटों के नाम तो आपने सुन लिए होंगे, कुछ सेट के नाम आज आप सुन लोगे। देखो ध्यान से, जैसे पहले अगर मैं सेट की बात करूं
तो धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बेटे प्राकृतिक संख्या सबको पता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 से लेकर अनंत तक होती है, ठीक है। अनंत कह देते हैं लेकिन अनंत एक बड़ा नंबर ही होता है, ठीक है। तो 1 से लेकर आगे तक जितना तक आपको जाना है वहाँ तक जाइए, ठीक है। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं बेटे आपने अपनी छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि उसे n से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब n फॉर नेचुरल नंबर, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम n a जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और याद रखना जब भी हम किसी सेट को डिफाइन करेंगे या सेट को डिनोट करेंगे तो हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से करेंगे, ठीक है, बड़े अक्षर से करेंगे, यानी कि स्मॉल लेटर नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, कैपिटल लेटर लेंगे, ठीक। बात करूं धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे हम 3 टाइप से डिनोट करते हैं बेटा, i प्लस कह दो, z प्लस कह दो या n कह दो, ठीक है। इन तीनों से हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसे डिफाइन कर लेंगे और मजले ब्रैकेट के अंदर ही डिफाइन करते हैं। हमेशा याद रखना मजले ब्रैकेट के अंदर ही आती हैं जो भी आते हैं इसके सदस्य, तो 1 2 3 करके ऐसे सो ऑन, ठीक है। ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया, ठीक। अब इसमें याद रखना ये समुच्चय क्यों है, ये समुच्चय इसीलिए है क्योंकि अगर मैं 1 2 3 डैश करके लिख रहा हूं तो अगर मैं किसी और से बोलूं कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह लिखो तो वो भी इसी संग्रह को लिखेगा, इसलिए क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है। और सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स की भाषा में, समुच्चय कहते हैं, समुच्चय यानी सेट्स कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। और चूंकि मैं धन पूर्णांक भी कहता हूँ प्राकृतिक संख्याओं को, अतः ये i प्लस और z प्लस से भी नोट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। i और z जो है वो इंटीजर के लिए इस्तेमाल होता है, यानी पूर्णांकों के लिए बेटा। देखो आगे बात करेंगे उसकी भी। अब दूसरा क्या है हमारा, पूर्णांक संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यानी W यानी कैपिटल W, जिसे आप होल नंबर भी कहते हो। देखो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कर सकते हैं इसे डिनोट, इस सेट को किसी भी उससे डिनोट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन चूंकि ये पूर्ण संख्याएं भाई होल नंबर से जानी जाती हैं तो होल नंबर का W ले लिया हमने, तो W बराबर कितना हो गया, इस सेट के अंदर आ गया 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 इंक्लूड हो गया, तो ये हमारा एक पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन गया, ठीक है। अगर मैं किसी और से बोलूं इसे लिखने के लिए तो वो भी ऐसे ही लिखेगा, इसलिए इसे मैथमेटिक्स में समुच्चय बोलेंगे, ठीक है बेटा। और तीसरा देखो ऋण पूर्णांक का समुच्चय। अब ऋण पूर्णांक में है i माइनस, देखो i माइनस से डिनोट किया, ये धन पूर्णांक था तो i प्लस और z प्लस से किया, ये ऋण पूर्णांक है तो i प्लस और z माइनस से करेंगे। लेकिन याद रखना ये नेचुरल नंबर नहीं है तो n नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो i माइनस या z माइनस से आप से डिनोट कर सकते हो। और इक्वल में कौन से आ जाएंगे इसमें, तो इसमें जो अवयव आएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, ठीक है। जहां तक भी आप जाना चाहो माइनस में तो वहां तक चले जाओ। तो ये एक समुच्चय बन गया हमारा जिसको हम ऋण पूर्णांकों का समुच्चय i माइनस या z माइनस के रूप में जानते हैं, ठीक। ऐसे ही हमारा एक चौथा है बेटा पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को हम सीधा i और z बोल लेंगे। याद रखना धन पूर्णांकों के लिए i प्लस z प्लस, ऋण पूर्णांकों के लिए i माइनस z माइनस, और केवल पूर्णांकों के लिए i और z, ठीक है। ऋण के लिए बस माइनस लगा देना, धन के लिए प्लस लगा देना उनके ऊपर सर पे, और यहाँ पे पूर्णांकों के समुच्चय के लिए सीधा आप i और z रख लेना। और i और z बेटा आपको पता ही है 0 1 से लेकर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, सारे पूर्णांक इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा एक समुच्चय हो गया। इसी प्रकार पांचवा है बेटे परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब परिमेय संख्याएं भी आप जानते हो, आपने पढ़ी हुई अच्छे से। तो परिमेय संख्याएं देखो, अब मैं यहाँ इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखो ध्यान से बेटे, परिमेय संख्याओं को ध्यान रखना क्यों से डिनोट करते हैं बेटा हम, ठीक है। इस सेट को हम जानते हैं क्यों से, और ये जितने भी मैं सेट बता रहा हूँ इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आपका समुच्चय आप पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली ये अल्फ़ाबेट मिलेंगे इंग्लिश के, और आपको समझ जाना है कि किस सेट की बात हो रही है। तो क्यों का मतलब है परिमेय संख्याओं की बात हो रही है, ठीक है, परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात हो रही है। तो क्यों बराबर x, बेटे इसको हम x बोल लेंगे। अभी इसमें x वाले हैं नंबर, देखो इस वाले मेथड को मैं आपको अगली वीडियो में बिल्कुल कवर कर दूंगा, यानी कि पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक चीज के इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो फॉर्म होती है सेट बुल्डर फॉर्म होती है, ठीक है,
हमारी समुच्चय निर्माण विधि भी से बोलते हैं। तो वो हम अगली वीडियो में या आगे चैप्टर में आने वाले विषयों में बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो चिंता मत करो, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो इसमें जो है क्यू में हमारी सारी परिमेय संख्याएं रहती हैं। सारी परिमेय संख्याएं मतलब p बटे क्यू के रूप की, जहां हमारा क्यू जीरो नहीं होता और p क्यू जो होते हैं हमारे इंटीजर होते हैं, यानी पूर्णांक होते हैं, ठीक है। इतना हमें पता होना चाहिए। अब अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होता है? अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम t से बेटे डिनोट करते हैं, ठीक है। एज ही कोई भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लेटर ले लिया t, और जहां भी t लिखा हुआ आएगा तो समझ जाना आप ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे x जो है हमारा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। x किसे को बिलोंग करेगा? r को। r यानी कैपिटल R मतलब रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। और जहाँ q जो है, x जो है वो आपका क्यू के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो अब इन चीजों से डरना मत कि इन चीजें, ये चीजें हमारी समझ में नहीं आ रही है अभी चैप्टर में, आगे सारी चीजें क्लियर करवाई जाएंगी। ये पूरी की पूरी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखो, ये क्यू से तो होता है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय और टी से होता है हमारा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि हम अपरिमेय संख्याओं को भी जानते हैं कैसी होती हैं और परिमेय संख्याओं को भी जानते हैं कैसी होती हैं, ठीक। अभी के लिए हमें समुच्चय ये पता करना है कि डिनोट कैसे करनी है, ठीक है, किस लेटर से डिनोट करनी है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम डिनोट करते हैं बेटे कैपिटल R से, ठीक है। और वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं? जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों टाइप की संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है, वो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। अब लास्ट है हमारा आठवां, बेटे आठवां सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब सम्मिश्र संख्याएं जो हैं आपके आने वाले सिलेबस में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, वहां पे इन संख्याओं के बारे में, इन संख्याओं के विषय में अच्छे से बात की जाएगी और अच्छे से इन्हें समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये जो हमारी संख्याएं होती हैं ये इस टाइप की संख्याएं होती हैं, a प्लस आयोटा बी टाइप की, यानी आई बी टाइप की आप कह लो। तो जैसे ये हो गए ना हमारे नंबर कि 2 + 3i, तो इस टाइप के नंबरों को हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस टाइप के नंबरों को हम सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो ये हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, जब एक्सप्लेन करेंगे, और आपको आगे इस चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं सम्मिश्र संख्या किस टाइप की होती है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का कोई भी नंबर है हमारे पास, ऐसा नंबर है जिसमें i आया हुआ है किसी भी पूर्णांक के साथ में, तो हम उसे क्या कह देंगे? सम्मिश्र संख्या। और इस तरीके के सारे नंबरों का संग्रह हमारा क्या बन जाता है? सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से। कैपिटल C यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको इंग्लिश में हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल C से, ठीक है। तो ये फिलहाल समुच्चय की कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको आज बताई गई हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं, आपकी बुक में भी है सारा मैटर, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। और थोड़ा सा हमने सिखा दिया तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि समुच्चय क्या चीज है और क्या क्या इसके अंदर थोड़ा बहुत आए। कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, वो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट कर देना, ठीक है। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो वो आपको मैं कमेंट के माध्यम से आपकी क्लियरिफिकेशन दे दूंगा, स्पष्टीकरण उसका कर दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।